Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम चैप्टर नंबर 34 पढ़ रहे हैं गाइटेंस से और जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में उसका नाम है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन में रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? व्हेन द टिश्यू इंजरी अकर्स whether caused by a bacteria, trauma, chemicals, heat or any other phenomena. So basically किसी भी वजह से अगर कोई टिश्यू इंजरी होगी so multiple substances or chemicals are released by the injured tissue and they cause dramatic secondary changes in the surrounding tissue. The entire complex of tissue changes is then known as inflammation. So basically बात ये हो रही है कि suppose for example this is a tissue जहाँ पे ये बहुत सारे cells मौजूद हैं and suppose a bacteria invades here और ये बैक्टीरिया यहाँ पे आके locally कुछ मीडिएटर्स, कुछ इन्फ्लेमेटरी स्टफ, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है तो यहाँ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड ये सेल्स जवाब में कुछ चीज़ें रिलीज करेंगे, कुछ हमारे इम्यून सेल्स यहाँ ट्रैवल करके पहुँचेंगे. सो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इज कम्युलेटिवली नोन एज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स कंपोजिशन ऑफ अ लॉट ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन इन अ टिश्यू और उस टिश्यू के अंदर जो इंसल्टिंग इनिशिएटिंग इंसल्ट है उस पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन किस तरह की होगी, किस सिवियरिटी की होगी. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं सो ऑब्वियसली जो डैमेज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत माइल्ड किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. सो दैट इज इन्फ्लेमेशन. सेल्स और टिश्यूज़ पे किसी भी तरह की इंसल्ट और उस इंसल्ट के नतीजे में जो कुछ केमिकल्स वहाँ रिलीज हो रहे हैं, जो कुछ डैमेज हो रहा है, जो कुछ एक्टिविटी हो रही है, उस सब को मिला जुला कर क्या नाम दिया जाता है? इन्फ्लेमेशन. नाउ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय obviously a few series of events. For example, first phase में ये होता है कि there is vasodilation of the local blood vessels with consequent increased local blood flow. और ये ज़रूरी भी है. Imagine कि यहाँ पे ये cells हैं जहाँ पर inflammation हुई है और कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर गया है या कोई ट्रॉमा है या कोई वायरस है या वॉट एवर. तो व्हाट वुड यू वांट इन योर बॉडी? आप अपना बॉडी का ब्लड फ्लो यहाँ पर ज़्यादा चाहेंगे या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा करना चाहेंगे. उसका रीज़न ये है कि जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतने इम्यून सेल्स यहाँ ईजिली आ सकेंगे, तमाम मशीनरी एक्टिवेट होकर यहाँ पहुँच सकेगी. इसको आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि कहीं अगर कोई गॉड फॉरबिडन कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक्स हैं या इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, जो एरिया अफेक्ट होता है वहाँ पर what would you want? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ऑफ सेफ्टी मैकेनिज़म्स, यानी वहाँ पे इमदादी टीमें पहुँच सकें, हेल्प कर सकें. सो यू नीड द रोड्स क्लियर. ओके, सो यू नीड मोर एंड मोर एक्सेस टू द एरिया विच इज़ अफेक्टेड. बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में दैट्स द स्टेप नंबर 1. आपका जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प उस अफेक्टेड एरिया पे पहुँच सके. सेकेंड इवेंट ये होता है कि देयर इज़ इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज. फर्स्ट फेज़ में आपने ब्लड वेसल्स की डायलेशन कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पहुँच सकें. फिर जो कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में परमिएबिलिटी का इशू है, यानी कैपिलरी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं और या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर यहाँ पहुँच जाएं तो हेल्प आउट कर सकते हैं. इसीलिए कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी है, यानी इनकी जो लीक होने की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ईजिली चीज़ें इन्फ्लेम टिश्यू तक पहुँच जाएँ. थर्ड इवेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है क्लॉटिंग ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन्स लीकिंग फ्रॉम द कैपिलरी. नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिनोमिना और इसको फिर मैं नेचुरल डिजास्टर से लिंक कर दूंगा. सपोज एक एरिया है जहाँ पे एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है, तीसरी बिल्डिंग ये है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कैलामिटी है, कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी मसला है. सो ऑब्वियसली रोड आपने डायलेट कर देने हैं, परमिएबिलिटी बढ़ा देनी है. आप इस एरिया को गार्डन ऑफ भी करेंगे. अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा या रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि जो भी एरिया ऐसा होता है जहाँ पे कोई कैलामिटी है, नेचुरल कैलामिटी हो या किसी और तरह का प्रॉब्लम हो, सो वन ऑफ द स्टेप्स इज टू गार्डन ऑफ द एरिया. उस एरिया को सिक्योरिटी से या बैरियर्स के साथ बंद कर दिया जाता है. उसका रीज़न ये है ताकि जो भी एक्टिविटी है इस एरिया को सेफ करने की, उसमें अननेसेसरी लोगों की एंट्री ना हो या यहाँ पर जो भी डैमेज है वो अननेसेसरीली बाहर स्प्रेड ना हो.
बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी भी ये करती है कि सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ये पूरा टिश्यू है जहाँ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, बैक्टीरिया में से केमिकल्स निकल रहे हैं, सेल्स में से केमिकल्स निकल रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है कि इस पूरे एरिया को गार्डन ऑफ कर देती है, इसको बंद कर देती है। और ये बंद करती है किस तरह? बाय मेकिंग फिब्रिन क्लॉट्स। तो ये पूरा एरिया क्लॉट हो जाता है। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि इस एरिया में जितने भी साइटोकाइंस, जितने भी डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स हैं, वो यूजुअली लीक होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वहीं के वहीं रहते हैं। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर योर बॉडी। इसको एक्चुअली पूरा एक नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड, यहाँ इस चैप्टर में आगे आएगा, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड, वेयर इज़ इट, वॉलिंग ऑफ फिनोमिना। सो पूरा एक, दिस इज द वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। ओके, वी विल डिस्कस दिस इन अ मिनट। नाउ फोर्थ इवेंट जो है, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स टू द टिश्यू। ऑब्वियसली आपके जो ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, दीज आर द मेजर मशीनरी ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो इनको उस जगह तक पहुंचाया जाता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड देन स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, ऑब्वियसली जब इतनी सारे इवेंट्स होंगे, उस जगह पे सेल्स भी पहुंच रहे हैं, केमिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं, उसको गार्डन ऑफ भी कर दिया गया है, तो वो जो एरिया है इट स्वेल्स, वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ओके, सम ऑफ द मैनी टिश्यूज प्रोडक्ट्स that causes these reactions are histamine, bradykinin, serotonin। ये सब important mediators हैं, अभी इनका जिक्र आएगा further detail में। Okay, now all this is okay. Now several of these substances strongly activate the macrophage system within few hours. The macrophages begin to destroy the tissues, not only the bacteria but also the surrounding tissue. At times, however, macrophages may also further injure the still living. अब ये collateral damage कहलाता है. This is what we call collateral damage. Okay, और ये ऐसे ही होता है रियल लाइफ सिनेरियो में कि सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, मैक्रोफेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, इन मैक्रोफेजेस को इनको किल करना है, तो फैगोसाइटोसिस भी करेंगे, केमिकल्स भी रिलीज करेंगे, लेकिन इस सब में जो हेल्दी सेल्स हैं हो सकता है वो भी थोड़े बहुत डैमेज हो जाएं. सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. ओके, तो ये जो पहला पैराग्राफ अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें यू शुड नो कि इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है और इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट्स हैं उसकी सीक्वेंस क्या है. ओके, नाउ they have particularly talked about this walling of effect, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि walling of effect का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे कुछ सेल्स हैं और यहाँ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट योर बॉडी डज इज फिब्रिन क्लॉट्स बना देती है इसके इर्द गिर्द. ठीक है, और इस फिब्रिन क्लॉट्स का आपको फ़ायदा है ताकि ये जो भी गड़बड़ है वो इसी एरिया में कन्फाइंड रहे, यहाँ वहाँ फैले ना. इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं वॉलिंग ऑफ फिनोमिना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और अभी इसके बारे में कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे by talking about Staphylococcus and Streptococcus infection कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और वॉलिंग उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करता है. So one of the first result of inflammation is to wall off the area of injury from the remaining tissue. The tissue spaces and the lymphatics in the inflamed area are blocked by fibrinogen clots so that after a while the fluid barely flows through the spaces. पूरे उस एरिया को बंद कर दिया जाता है, प्रैक्टिकली फिजिकली बंद कर दिया जाता है. ओके, दिस वॉलिंग ऑफ प्रोसेस डिलेज द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया और द टॉक्सिक प्रोडक्ट. ज़ाहिर जब उस एरिया को पूरा आप गार्डन ऑफ कर देंगे तो वो बैक्टीरिया भी स्प्रेड नहीं कर सकेगा और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी स्प्रेड नहीं कर सकेंगे. सो दैट बेसिकली इज इन फेवर ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए काम की चीज़ है. नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ टिश्यू इंजरी. ये ज़रा गौर से सुनिए, जितनी ज़्यादा टिश्यू इंजरी होगी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस उतना ही इंटेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टेफलोकोकस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है, इन्वेड द टिश्यूज, दे रिलीज एक्सट्रीमली लीथल टॉक्सिन. बहुत ही खतरनाक किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज करता है स्टेफलोकोकस. एज अ रिजल्ट द इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वेरी खतरनाक एंड द इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेरी रैपिड, इंडीड मच मोर रैपिड देन द स्टेफलोकोकस कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड. तो होता ये है कि जब स्टेफलोकोकस इन्फेक्ट करता है तो बहुत ही लीथल केमिकल्स रिलीज करता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बहुत इंटेंस होता है, ये गार्डिंग ऑफ फिनोमिना जो है ये बहुत इंटेंस हो जाता है. देयरफॉर द लोकल स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन इज कैरेक्टरिस्टिकली वॉल्ड ऑफ रैपिडली. अब ये इसी वजह से जो स्टेफलोकोकस के जितने भी इन्फेक्शन हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं स्टेफलोकोकस इट कॉजेज
बॉयल्स फॉर एग्जाम्पल, पिंपल्स जिसे हम आम जबान में कहते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन। तो उसमें क्या होता है, दिस इज द फेस ऑफ द पर्सन, उसमें यहाँ पे पिंपल निकल गया, एक स्वेलिंग यहाँ पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसने आते ही यहाँ पर बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज किए, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये एरिया पूरा गार्डन ऑफ हो गया और यही एरिया पर ये बैक्टीरिया कन्फाइन हो गया। तो ये बैक्टीरिया सिस्टमैटिकली इतना यूजुअली आसानी से नहीं फैलता, ना इसके प्रोडक्ट्स फैलते हैं। इसको आप कंपेयर करें एक और बैक्टीरिया से, विच इज स्ट्रेप्टोकोकस, अनदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका इशू ये है कि दे ऑफन हैव अ फार ग्रेटर टेंडेंसी टू स्प्रेड थ्रू द बॉडी, क्योंकि इनका इनिशियल जो टॉक्सिन प्रोडक्ट है वो इतना डेंजरस नहीं होता, तो इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, तो जो गार्डिंग ऑफ है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, बैक्टीरिया एस्केप कर जाता है। एंड दैट्स वाई स्ट्रेप्टोकोकस की सिस्टमिक प्रेजेंटेशन ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू स्टेफिलोकोकस विच इज़ लोकली प्रेजेंटेड, या स्किन पे बॉयल हो जाएगा, बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा। सो सिस्टमिक जो स्प्रेड है इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना सिवियर इनिशियल इंसल्ट है और कितना स्ट्रॉन्ग गार्डिंग ऑफ फिनोमिना है। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट। नाउ अब हमको ये डिस्कस करना है अगले कुछ हेडिंग्स में कि जब इन्फ्लेमेशन होती है, सो देयर आर दी सेल्स, ये एक पूरा टिश्यू है और यहाँ कोई बैक्टीरिया आ गया, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है एंड फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज द मैक्रोफेजेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टिश्यूज। हम इस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर में, पिछले वीडियोज़ में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, जो बोन मैरो में बनते हैं, उसके बाद ब्लड से सर्कुलेट करके टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं और टिश्यूज़ में दे लिव देयर, वो वहाँ रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। अब ये जो टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं, अगर ये लंग में थे तो इनको हमने अलग नाम दिया था, आपको याद है, स्किन में थे तो इनको हमने हिस्टियोसाइट्स कहा था, एल्वुलर मैक्रोफेजेस लंग में, ब्रेन में थे तो माइक्रोग्लाया, है ना, कुप्फर सेल्स। तो ये सारे जो मैक्रोफेजेस टिश्यू में रेजिडेंट हैं, these are the first one to be activated. Now think about it, इसके बारे में सोचिए ज़रा कि ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू में ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैक्रोफेज मौजूद हैं, रहते हैं यहाँ पर, दे आर रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। यहाँ अगर कोई बैक्टीरिया आएगा इनको डिस्ट्रॉय करने की नीयत से, तो पहले सबसे वो सिक्योरिटी जागेगी जो ऑलरेडी टिश्यू में बैठी हुई है, रह रही है वहाँ पे। दीज आर द टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस, सो दे आर द फर्स्ट वन टू गेट एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट engulfing the bacteria. So these are the first one. The first line of defense in the tissue is the tissue resident macrophages, okay? And they are activated within minutes after inflammation. So within minutes they are activated. Within minutes, they don't need time because they are already mature. ये mature macrophages हैं. When activated by products of the infection and inflammation, the first effect is rapid enlargement of these cells. ये macrophage बड़े हो जाते हैं. Next, many of the previously sessile macrophages, they break, ये जाग जाते हैं नींद से, they start movement और पहले ही घंटे में phagocytosis का process शुरू कर देते हैं. Okay, so इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता, they are not great in number, but they are very very effective and life saving. So first line of defense is the tissue resident macrophages. Now the neutrophil invasion of the inflamed area is the second. Now the second line of defense is these neutrophils जो भाग भाग के उस एरिया तक पहुंचते हैं. Within the first hour or so after inflammation begins, large number of neutrophils begin to invade the inflamed area. This invasion is caused by inflammatory cytokines, particularly tumor necrosis factor and interleukin-1 and other biochemical products. Now what happens basically is, so this is the blood vessel for example. It's a very nice picture to look at. That's the blood vessel. This is the tissue और यहाँ पर कुछ inflammation हो रही है. Okay, so these are the cytokines being released and stuff. Now blood के अंदर जो neutrophil flow कर रहे होते हैं, they start binding with the, this is the endothelium. So all these are the endothelial cells. So ये blood vessel lining है, ये blood vessel की line, ये blood vessel की line, ठीक है. और blood vessel की lining के जो cells हैं, these are called endothelial cells. So ये endothelial cells कुछ proteins express करते हैं, neutrophils पे कुछ proteins express होती है और इस तरह इनकी binding शुरू हो जाती है. तो अभी जो ये blood में घूमता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ neutrophil था, वो bind होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल की वॉल्स के साथ. इस प्रोसेस को कहते हैं रोलिंग, और रोलिंग के बाद वो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल से निकलना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं डायबिटीसिस. और डायबिटीसिस के बाद वो आ जाता है टिश्यू में, जहां वो बाइंड करना शुरू कर देता है और अपना एक्शन शुरू कर देता है, जो भी बैक्टीरिया के खिलाफ उसको फैगोसाइटोसिस करनी है, केमिकल्स रिलीज करने. तो ये जो सारा प्रोसेस है, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि ये जो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स थे वो पहुंच जाते हैं. अच्छा, ये भी बड़े एक्टिव होते हैं.
इसकी वजह ये क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्टिव। ये जो ब्लड में घूम रहे होते हैं दे आर फुली मेच्योर, और इनको मेच्योर होने के लिए टाइम नहीं चाहिए, तो बस इन्होंने यहाँ पहुँचना है और फायरिंग शुरू करनी है, ठीक है। नाउ दे कॉज इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एडहेजन मॉलिक्यूल सच एज सेलेक्टेंस एंड ICAM1। ICAM1 और सेलेक्टेंस और इंटीग्रेंस, इन सब का पर्पज़ ये है कि ये जो प्रोटीन्स हैं न्यूट्रोफिल्स पर और एंडोथेलियल सेल्स पर ये बाइंड हो जाएं, और जो बहता हुआ न्यूट्रोफिल था वो रोलिंग करे, मार्जिनेशन करे और डायपिडिसिस करके निकल जाए उस एरिया तक जहां उसको पहुंचना है, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो कॉज इंट्रासेलुलर अटैचमेंट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। ऑब्वियसली जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी होता ये है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ना, रूटीन में ये आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर जंक्शंस के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, तो ये जंक्शंस भी लूज़ हो जाते हैं इसलिए ताकि यहाँ से न्यूट्रोफिल गुजर सके, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में इनका गुजरना ज़रूरी है या जंक्शंस का कायम रहना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जंक्शन लूज होते हैं, सेल्स निकल के चले जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ओके। देन ऑल दिस प्रोसेस ऑब्वियसली इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस, एक्सट्रोवर्जेशन, डायपिडेसिस, ये सारी टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दस विद इन सेवरल आवर्स आफ्टर टिश्यू डैमेज बिगिंस द एरिया बिकम्स वेल सप्लाइड विद द न्यूट्रोफिल, बहुत सारे न्यूट्रोफिल पहुंच जाते हैं, एंड बिकॉज दीज ब्लड न्यूट्रोफिल्स आर ऑलरेडी मेच्योर सेल्स, ये ऑलरेडी मेच्योर होते हैं, तैयार होते हैं फाइटिंग के लिए, दे आर रेडी टू बिगिन देयर स्कैवेंजर फंक्शन ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया एंड रिमूविंग द फॉरेन मैटर इमीडिएटली। सो जैसे ही यहाँ ये पहुंचते हैं वैसे ही बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देते हैं, सो दे डोंट नीड टाइम फॉर दिस, ओके। तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैक्रोफेजेस। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स को बुलाना। अब आगे बात करते हैं, इससे पहले कि हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। होता ये है कि जितने भी न्यूट्रोफिल्स के स्टोर्स होते हैं बॉडी में वो भी मोबिलाइज हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ हो सकें। तो ब्लड में जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 4-5 हज़ार रूटीन से ये 25,000, 4-5 फोल्ड बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर। इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफीलिया। यानी अगर आप ब्लड CBC कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट देखें, या इसे बाज़-औक़ात कंप्लीट पिक्चर भी कहते हैं या फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं, ये सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो CBC अगर आप देखें तो उसमें न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये बढ़े हुए हैं, सो दैट्स एन इंडिकेटिव, ओके। नाउ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सुनो यार, ये बड़ा मजे की चीज़ है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सो सबसे पहले क्या है, मोनोसाइट आ गया, ये तो पहले से टिश्यू में पड़े हुए थे। फिर नंबर 2 पे कौन आए, न्यूट्रोफिल। नंबर 3 पे आपके ब्लड में एक चीज़ घूम रही होती है जिसका नाम है मोनोसाइट्स, याद है ना ये बात। ये मोनोसाइट्स ब्लड में से निकल के पहुंच जाते हैं टिश्यूज़ पर और वहाँ इनको कुछ टाइम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सारी बातें यहाँ लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे नीड टाइम, hours or sometimes maybe more, at least 8 hours or so. They need time, sometimes days, to become fully active, okay? But anyways, this is an important third line defense mechanism. अच्छा, अब इसके बाद increased production of granulocytes and monocytes by the bone marrow is the fourth line. So this is the fourth line defense. Fourth line defense ये है कि अब suppose कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ। सपोज दिस इज़ द टिश्यू जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई। सो पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस मौजूद थे उन्होंने फाइट किया। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, न्यूट्रोफिल यहाँ पहुँच गया कीमोटैक्सिस के जरिए। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, जो मोनोसाइट्स मौजूद थे ब्लड में वो पहुँचे टिश्यू तक। अब है जी फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में ये होता है कि बोन मैरो क्या करता है कि न्यूट्रोफिल की तादाद को भी बढ़ा देता है और मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स की तादाद को भी बढ़ा देता है। तो ये जो बोन मैरो के लेवल पे काम हो रहा है इसे कहते हैं फोर्थ लाइन डिफेंस ऑफ योर बॉडी, ओके। द फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस इज ग्रेटली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस बनाएंगे बाय द बोन मैरो। द एक्शन ऑफ दीज फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट एंड द मोनोसाइट प्रोजेनिटर cells is obviously dependent upon a lot of different chemicals, and it takes days, you know, it takes 3 to 4 days before the production of neutrophils and monocytes can be increase. It takes time, okay, but since it takes time, that's why it's the fourth line defense. और इसके लिए बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1। तो होता ये है कि सपोज इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है जो टिश्यू के अंदर है और जो इस वक्त फाइटिंग कर रहा है। ये फाइटिंग कर रहा है और ये सिग्नल भेज रहा है बोन मैरो को, यानी ये है एट द साइट जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है और ये अपने हेड ऑफिस पे सिग्नल भेज रहा है। और वो सिग्नल्स क्या हैं, वो सिग्नल्स ये सारे हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर
मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं यहाँ से कि भाई खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस को भेजो यार, बनाओ और भेजो, बनाओ और भेजो, यहाँ फाइटिंग चल रही है। सो इट्स काइंड ऑफ सेंडिंग द सिग्नल टू द हेड ऑफिस टू सेंड मोर सोल्जर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट्स पहुँच सके वहाँ पे। ओके, उसके लिए ये सिग्नल्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. This is another set of signals which are required and this is all written here. So जो अभी मैंने बात बताई है वो सारी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है. Now this combination of TNF alpha, interleukin 1, colony stimulating factors, they increase the formation of WBC. Okay. Now formation of pus. Pus क्या चीज़ है? देखो, पस बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगेन लेट्स बिगिन हियर, ये सेल्स हैं, ये टिश्यू है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, बैक्टीरिया आ गया, मैक्रोफेजेस पहुँच गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, न्यूट्रोफिल्स पहुँच गए और मोनोसाइट्स पहुँच गए, ये सारा कुछ हो गया और इन्होंने बैक्टीरिया को इंगल्फ करना शुरू कर दिया. दे डू फैगोसाइटोसिस एंड ऑल दैट नॉटी स्टफ, यू नो. बहुत सारे नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होंगे, तो उस कोलेटरल डैमेज और इतने सारे इम्यून सेल्स और डेड सेल्स, तो यहाँ पे क्या क्या होगा इस पूरे टिश्यू की, अगर मैं आपसे बात पूछूं इसमें क्या क्या होगा. इस टिश्यू के अंदर होंगे ऑब्वियसली WBCs, है ना, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स. यहाँ होंगे बैक्टीरिया अगर बैक्टीरियल इंसल्ट है, यहाँ होंगे लाइव नॉर्मल सेल्स, यहाँ पे होंगे सम डेड सेल्स, कुछ डेड सेल्स होंगे, बहुत सारा लिक्विड होगा जिसमें साइटोकाइंस होंगे, केमिकल्स होंगे. इस सारे खचपिच को मिलाकर खिचड़ी को नाम देते हैं पस. So this is all called pus, okay? So when neutrophils and macrophages engulf large number of bacteria and necrotic tissue, essentially all the neutrophils and many, if not most, of the macrophages eventually die. ज़ाहिर है ये soldiers आखिर में मर जाते हैं. After several days, a cavity is often excavated in the inflamed tissue. This cavity contains varying portions of necrotic tissue. उसमें होता है dead neutrophils होते हैं, dead macrophages होते हैं, बहुत सारा fluid होता है. So all this mixture is known as pus, जो ultimately आपके lymphatics में absorb हो जाता है. It is absorbed in the surrounding tissue and lymphatics, okay? So that is the overview of how your body reacts to any insult by inflammation. आपको 4 lines of defense पता होने चाहिए. First line of defense tissue macrophages, second line of defense neutrophils, third line of defense जो monocytes आते हैं tissues तक और macrophages में develop होते हैं, और fourth line of defense is the production of WBCs by bone marrow. ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो को रोकते हैं, फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक को. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.